हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में थियरी ऑफ मशीन में बैलेंसिंग का टॉपिक हमने देखा और इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व किए थे। आज जो इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बैलेंसिंग में बहुत एमसीक्यूएस पूछते नहीं है, तो इसलिए जो भी हमने एमसीक्यूएस किए थे और जो भी थियरी हमने देखी थी वो देख लेंगे रिलेटेड टू एग्जाम। ओके, तो इतना इनफ है बैलेंसिंग के लिए। ओके, वाइब्रेशन लेंदी है। वाइब्रेशन में बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू गेट और आईईएस। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या है, वाइब्रेशन क्या है। तो कोई भी इलास्टिक बॉडी हो, अगर आप इलास्टिक बॉडी में फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो इलास्टिक बॉडी का डिफॉर्म होगा। इलास्टिक बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी। अगर आप फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो जो इलास्टिक बॉडी डिफॉर्म हो गई है वो फिर से रीअरेंज हो जाएगी। तो मीन्स उसके जो पार्टिकल्स है उसमें मोशन होगी, टू एंड फ्रो मोशन। तो टू और फ्रो मीन्स वो जो पार्टिकल है, वो जो बॉडी है वो ऑसिलेटिंग होगी, और जो ऑसिलेटिंग जो मोशन होते हैं उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ओके, वाइब्रेशन के टाइप्स हो गए, किस किस टाइप के वाइब्रेशन होते हैं वो हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, तो डेफिनेशन क्या है हमारी, वाइब्रेशन इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी अबाउट अ फिक्स रेफरेंस। फिक्स रेफरेंस से हम वाइब्रेशन मींस जो भी पार्टिकल होगा, जो भी बॉडी होगा, उसकी जो ऑसिलेटिंग मोशन होगी वो फिक्स रेफरेंस से होगी, उसको बोलेंगे वाइब्रेशन। ओके, generally vibration are classified into actuating force on the body and stress induced in the supporting medium। स्ट्रेस से, और अगर आप एक्चुएटिंग फोर्स से पार्टिकल और बॉडी मोशन करती है तो अगर कोई स्ट्रेस इंड्यूस, स्ट्रेस से सपोर्टिंग मीडियम, स्ट्रेस इंड्यूस इन द सपोर्टिंग मीडियम, तो जनरली क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ, दो बेसिस से हम वाइब्रेशन को क्लासीफाई कर सकते हैं। इससे आगे एक्चुएटिंग फोर्स गिव राइज टू फ्री मींस नेचुरल वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। दिस फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन मे बी फर्दर डैम्प और अनडैम्प। मींस जो मैंने बोला कि बेसिस ऑफ एक्चुएटिंग फोर्स, उसका दो टाइप्स होगा, फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, और दे मे बी फर्दर क्लासीफाई इनटू डैम्प वाइब्रेशन, अनडैम्प वाइब्रेशन। तो वो जो टोटली क्लासीफाई है वो हम देखेंगे। चलो इससे आगे फ्री वाइब्रेशन की जस्ट डेफिनेशन देखते हैं। तो इलास्टिक वाइब्रेशन इन विच देयर आर नो फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, गिविंग इट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको इनिशियल डिस्प्लेसमेंट देते हो, आर नॉन एज फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको फ्री और नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, चलो अब डिटेल में देखेंगे वाइब्रेशन के बारे में। ओके, वाइब्रेशन में आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया है स्प्रिंग मास सिस्टम 1, 2 और 3। मैं आपको डेफिनेशन समझाता हूँ, समझो कि फर्स्ट जो फिगर है उसमें हमारी स्प्रिंग मास सिस्टम है, उसको हम बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। ओके, यहाँ पे हिंज है स्प्रिंग से, यहाँ पे मास एम है। ये जो पोजीशन है वो स्प्रिंग मास सिस्टम की इक्विलिब्रियम पोजीशन हम बोलते हैं। मान लो कि इस मास को, इस बॉडी को हम अगर एक्सटर्नल फोर्स देंगे तो आप दूसरी फिगर में देखो, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटके मैक्सिमम एक्सट्रीम पॉइंट पे वो आ जाएंगे। और तब जब आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो और आपकी बॉडी डिस्प्लेसमेंट करता है तो वो जो फोर्स है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो वर्क है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कब आएगी, जब आप उसको डिस्प्लेसमेंट करोगे, तब आप एक्सटर्नल फोर्स से डिस्प्लेसमेंट करोगे तब। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेन एनर्जी, इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। अब जब ये फोर्स रिमूव होगा, तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होगी ना, इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, एंड जो
इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इस पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। किस लाइन पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। जब आप फोर्स रिमूव करेंगे तो डायरेक्टली ये जो बॉडी है, मास है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आएगी, पहले टू फ्रो मोशन होगी, उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ओके, तो इसमें दो बातें हैं, स्ट्रेन एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जब आप डिस्प्लेसमेंट देते हो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट तब होते हैं, और जब आप फोर्स रिमूव करते हो तो उस जो स्ट्रेन एनर्जी है वो कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, वाइब्रेशन कोई भी मशीन हो, कोई भी पार्ट्स हो, मैकेनिकल डिवाइस हो, इसमें वाइब्रेशन क्यों होते हैं, इसका रीजन क्या है? तो अगर कोई मैकेनिकल पार्ट्स हो, मशीन हो, इसमें अनबैलेंस फोर्स होता है, अनबैलेंस कपल होती है, तो भी वाइब्रेशन हो सकता है। कोई ड्राई फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू सरफेस, तो भी हो सकता है। अर्थक्वेक, एक्सटर्नल फोर्स, कई सारे रीजन है वाइब्रेशन के। ओके, चलो इससे आगे देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वाइब्रेशन। तो एडवांटेज क्या है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि वाइब्रेशन का डिसएडवांटेज ही है, इसका एडवांटेज भी है। अगर आपको जब पावर प्लांट होता है तो उसमें जो भी फ्यूल होते हैं, सॉलिड फ्यूल, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस के लिए कन्वेयर बेल्ट होते हैं, और जो भी कन्वेयर बेल्ट होते हैं वो वाइब्रेशन से चलते हैं। तो वाइब्रेटिंग कन्वेयर वर्क ऑन वाइब्रेशन, जो भी कन्वेयर बेल्ट होते हैं वो वाइब्रेशन से आगे जाते हैं। ओके, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क्स ऑन वाइब्रेशन, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार है, तो आपको पता है वो भी वाइब्रेशन से वर्क कर रहा है, तो उसका एडवांटेज भी है। लेकिन डिसएडवांटेज मेजर है, इट क्रिएट एक्सेसिव स्ट्रेस इन मशीन पार्ट्स, मशीन पार्ट्स में मैक्सिमम स्ट्रेस क्रिएट करेंगे। इट लीड्स टू लूजनिंग ऑफ असेंबल पार्ट, जो भी असेंबल पार्ट होगा, जो भी दो पार्ट्स आपने असेंबल किया होगा स्क्रू नट बोल्ट से, तो वो लूज करेंगे। इट मे लीड टू फेलियर ऑफ मशीन पार्ट, वो मशीन पार्ट को फेल भी कर सकते हैं। इट क्रिएट अनडिजायरेबल नॉइज, और वो नॉइज पॉल्यूशन मींस नॉइज जनरेट करते हैं। तो अगर आपको वाइब्रेशंस को रिड्यूस करना है, वाइब्रेशन को मिटाना है, तो क्या करेंगे? तो अगर आप वाइब्रेशन से नॉइज आ रहा है, अनडिजायरेबल नॉइज, तो अगर आपको नॉइज कम करना है तो आप साउंड प्रूफ ग्लास यूज करो, स्क्रीन यूज करो साउंड प्रूफ, वाइब्रेशन आइसोलेटर आते हैं, शॉक एब्सॉर्बर आते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर कपल से अनबैलेंस फोर्स से वाइब्रेशन हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस कपल को हम कब बैलेंस करेंगे, और अनबैलेंस फोर्स और अनबैलेंस कपल को रिमूव करके वाइब्रेशन को मिटा देंगे। ओके, तो आगे हम देखेंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। मैंने बताया कि स्प्रिंग मास सिस्टम, तो जो स्प्रिंग है उसकी पर्टिकुलरली स्टिफनेस होती है। तो स्टिफनेस किसको बोलते हैं? कि जो भी हमारी मास स्प्रिंग सिस्टम है, तो अगर मैं मास को एक्सटर्नल फोर्स दूं तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी में, और जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगी। मीन्स अगर आप एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा देते हो तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, अगर कम देते हो तो डिस्प्लेसमेंट कम होगा। अगर आप ये साइन दूर करोगे तो बीच में कांस्टेंट होगा के, उसको बोलते हैं हम स्प्रिंग इंडेक्स, और स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हैं। चलो, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग के इज इक्वल टू क्या होगा? एफ बाय एक्स। मीन्स आप लिख सकते हो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट। यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए जो भी फोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको बोलते हैं हम स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। इट इज डिनोटेड बाय के। ओके, चलो इससे आगे इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसको बोलते हैं? द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द मोशन ऑफ सिस्टम। अगर सिस्टम को स्पेसिफाई करने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट है उस कोऑर्डिनेट को बोलेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी इंस्टेंस, मान लो कि मैं स्प्रिंग मास सिस्टम बोलता हूं। ओके, चलो मान लो कि ये मास m1 है,
और स्प्रिंग स्टिफनेस है K1। अगर इस सिस्टम को स्पेसिफाई करना है तो पर्टिकुलरली में डिस्प्लेसमेंट लेता हूं x1। तो एक ही कोऑर्डिनेट यहाँ पे रिक्वायरमेंट है x1। तो ये जो सिस्टम है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट है इसको, इसकी जो मोशन है उसको स्पेसिफाई करने के लिए। मान लो कि मेरे पास, मान लो कि ये मास सिस्टम है, चलो ये मास m1 है और इसके नीचे फिर से स्प्रिंग है और इसके नीचे फिर से मास m2 है। मान लो कि इसका स्टिफनेस K1 है स्प्रिंग का और इसका K2 है। तो ये जो मास है इसका पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x1 है और ये जो मास है इसका पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x2। तो ये जो पूरी सिस्टम है इसको, इसकी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए दो कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हुई x1 और x2। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ दिस सिस्टम मास स्प्रिंग सिस्टम इज 2। ऐसे मान लो कि हमारे पास ये मास m1 है, ये मास m2 है, स्प्रिंग है बीच में, और ये मास m3। इसकी स्टिफनेस K1 है, K2 और K3। डिस्प्लेसमेंट मान लो कि x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है और इसका मान लो कि x3। तो क्या होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम? तो पूरी ये जो सिस्टम है इसको, इसकी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायरमेंट 3। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? 3 होगी। तो अब डेफिनेशन देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट, जितने भी कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट हो उसको क्या, किसको? मोशन, इसकी जो सिस्टम है उसकी मोशन को स्पेसिफाई करने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे डी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग है क्या? तो ये हमारा स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम है। स्प्रिंग को मैंने बताया। डैम्पर क्या है? तो डैम्पर वो एलिमेंट है जिसमें फ्लूइड होगा, और वन टाइप ऑफ जो डैम्पिंग है ये सी है, वो डैम्पिंग कोएफिशिएंट बोलते हैं फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। जो डैम्पिंग फोर्स होता है, जो आप फोर्स लगाते हो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, इसमें जो भी फ्लूइड होता है उसकी जो वेलोसिटी है, तो फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी उसको बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी। और ये जो है डैम्पर है, डैम्पिंग किसको बोलते हैं? इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्स टू द मोशन ऑफ अ सिस्टम और वाइब्रेटिंग बॉडी। जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी है, जो भी सिस्टम है, उसकी मोशन को रेजिस्टेंस ऑफर्स करेंगे, रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। और जो कोएफिशिएंट है सी, इसको बोलते हैं डैम्पिंग कोएफिशिएंट। सी इज इक्वल टू एफ बाय वी। एफ इज अ डैम्पिंग फोर्स, इट इज अ डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी। अगर आप जो डैम्पिंग फोर्स होता है, ये जो डैम्पर है उसमें जो भी फ्लूइड होगा इसकी जो वेलोसिटी होगी इससे डिवाइड करोगे डैम्पिंग फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, तो आपको डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी मिलेंगे। चलो इसके बाद रेजोनेंस है। रेजोनेंस सबको पता है कि अगर आप कोई भी बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स देते हो और ये जो बॉडी है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर ये जो बॉडी है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है, तो वो जो बॉडी बहुत लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होती है, उसको बोलते हैं resonance. When the frequency of external force acting on a body is equal to the natural frequency of vibrating body, अगर दो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो बॉडी स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ लार्ज एम्पलीट्यूड इज कॉल्ड रेजोनेंस। इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ओके, चलो आगे देखते हैं। चलो वाइब्रेशन में आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं जो हमारी वाइब्रेटिंग सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम पर्टिकुलरली। चलो ये हमारा ये स्प्रिंग है और मान लो कि ये मास m अटैच किया है स्प्रिंग से। स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है उसको हम बोलते हैं K। पर्टिकुलरली ये जो मास अटैच किया है इससे इनिशियली डिस्प्लेसमेंट होगा, उसका जो वेट होगा इससे स्प्रिंग का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नाउ वाइब्रेटिंग सिस्टम में सबसे पहले टोटल 4 डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस,
तो हमारा जो मास होता है वो मास काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हम बोलेंगे। मास क्या है? काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, सेकंड है हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। क्या है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। तो जो हमारी स्टिफनेस है, स्प्रिंग की स्टिफनेस के, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ओके, अगर वाइब्रेटिंग सिस्टम में एम और के, ओनली एम और के हो, तो उसको बोलते हैं हम नॉट अ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, ओनली काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हो, उसको हम बोलेंगे नेचुरल वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन, जिसको बोलते हैं हम फ्री वाइब्रेशन, और उसको हम नेचुरल वाइब्रेशन भी बोल सकते हैं। नो प्रेजेंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे फ्री वाइब्रेशन, नेचुरल वाइब्रेशन। ओके, नंबर 3 हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मींस जो डैम्पर हम बोलते हैं, मास डैम्पर सिस्टम, मैंने डैम्पर के बारे में बताया अभी, मास डैम्पर सिस्टम, काइनेटिक फ्रिक्शन, डैम्पर। तो अगर डैम्पर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलते हैं फ्री डैम्प वाइब्रेशन। अगर ये जो सिस्टम है एम और के वाली सिस्टम है, इसमें अगर डैम्पर प्रेजेंट हो तो उसको हम बोलेंगे फ्री डैम्प वाइब्रेशन। ये तो हो गया ही, एम और के मींस मास और जो स्टिफनेस है स्प्रिंग की वो तो होगी प्रेजेंट, अगर इसमें डैम्पर इंक्लूड करे तो उसको बोलते हैं फ्री डैम्प वाइब्रेशन। ओके, चलो इससे आगे देखें कि अगर ये जो सिस्टम है, अगर अनबैलेंस फोर्स भी प्रेजेंट हो, सिस्टम में अनबैलेंस फोर्स भी प्रेजेंट हो, तो उसको बोलते हैं फोर्स डैम्प वाइब्रेशन। ओके, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जिसको हम मास से डिनोट करते हैं सिस्टम में। पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, जिसको हम स्टिफनेस बोलते हैं। स्टिफनेस के बारे में मैंने अभी बताया, के इज इक्वल टू एफ बाय डेफ्लेक्शन। ओके, इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन एंड देन आफ्टर अनबैलेंस फोर्स। अगर काइनेटिक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस और पोटेंशियल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन, उससे जो वाइब्रेशन होगा उसको बोलते हैं नेचुरल वाइब्रेशन। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फ्री डैम्प वाइब्रेशन, अगर चार प्रेजेंट है, अनबैलेंस फोर्स भी है, तो उसको बोलेंगे फोर्स डैम्प वाइब्रेशन। ओके, चलो अब जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में हम देखते हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम प्रूव करेंगे इसका इक्वेशन, और उसका जो भी सॉल्यूशन है वो इसके बारे में हम देखेंगे। ओके, चलो तो सोच लो कि मान लो कि ये जो मास स्प्रिंग सिस्टम है, नेचुरल वाइब्रेशन के बारे में हम देखते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला है वो हम प्रूव करेंगे। तो मान लो कि ये जो m है, मास अटैच किया है स्प्रिंग से, तो ये जो m है उसका मींस मास है, पर्टिकुलर ये जो सब्सटेंस है उसका वेट होगा mg, और ये जो वेट है इससे इनिशियली डिफ्लेक्शन होगा। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, मींस एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं, ये जो वेट है उसका जो मास है इससे जो रिफ्लेक्शन होगा इनिशियली डिफ्लेक्शन, तो इससे क्या होगा, तो इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी होगी, और इससे फिर से वो ऊपर जाएगा, और कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा k इंटू डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन को मान लो कि हम एक्स आई बोलते हैं, एक्स आई इनिशियल डिफ्लेक्शन, आई मींस इनिशियल। कैसे लिखा मैंने, आपको पता है कि f इज इक्वल टू एफ बाय डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू k, तो मींस जो भी f है इज इक्वल टू k इंटू एक्स आई, आई मींस इनिशियल। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो mg है, mg और k इंटू एक्स आई वो तो इक्वल होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। लेकिन मान लो कि हम ये जो मास है इसको एक्सटर्नल फोर्स से x डिस्टेंस डिफ्लेक्ट करते हैं, मान लो कि इसको खींचकर x जितना डिस्टेंस के मैंने लाया, तो क्या होगा, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ
जो मोशन का लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ है, अगर आप एक्सटर्नल फोर्स m पर लगाओगे तो इनर्शिया फोर्स लगेगा, और कितना लगेगा, तो न्यूटन्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। सबसे पहले हम जो x है इसको डेफ्लेक्शन को x से डिनोट करेंगे, अगर वेलोसिटी है इसको x डॉट, जिसको वेलोसिटी से डिनोट करेंगे, और x डबल डॉट जिसको हम एक्सेलरेशन से डिनोट करेंगे। ओके, अगर x डॉट है इसको हम dx बाई dt भी लिख सकते हैं, और x डबल डॉट है इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, d स्क्वायर x अपन dt स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो मान लो कि मैंने इसको एक्सटर्नल फोर्स दिया, ये mg तो ऑलरेडी है, और जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है k इंटू एक्स है ऑलरेडी है। ओके, लेकिन अगर मैं x से एक्सटर्नल फोर्स x जितना डेफ्लेक्ट करता हूं, तो सबसे पहले k इंटू एक्स जितना जो हमारा स्प्रिंग फोर्स है इतना लगेगा, और दूसरा इनर्शिया फोर्स कितना होगा, m इंटू एक्सेलरेशन मीन्स m इंटू एक्स बार, वो भी ऑपोजिट टू द फोर्स, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, चलो, अगर आप फोर्स रिसॉल्व करेंगे तो ये जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है और ये जो वेट है वो कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला कैसे होगा, ये जो प्लस वाई डायरेक्शन में है तो m x डबल डॉट प्लस k x इज इक्वल टू 0। ये जो मैंने लिखा है ये है इनर्शिया फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, और ये जो है ये स्प्रिंग फोर्स है k इंटू एक्स। ओके, ये जो x कैसे आया, मैंने फोर्स लगाया तो इतना डिफ्लेक्शन हुआ, तो k इंटू एक्स इतना स्प्रिंग फोर्स स्टोर होगा, इतनी इलास्टिक एनर्जी स्टोर होगी। ओके, चलो, मुझे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं k बाय m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, और ये जो है k बाय m, ये जो है इसको हम ओमेगा n स्क्वायर बोलेंगे। ये जो इक्वेशन है ऐसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स अपन dt स्क्वायर प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0। आप देखो ये हायर ऑर्डर का इक्वेशन है, अगर ये इक्वेशन ऐसे हम लिखेंगे k बाय m x इज इक्वल टू 0, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, अगर d, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू होगा माइनस k बाय m, d इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस और माइनस रूट k बाय m i, तो ओमेगा n इज इक्वल टू हुआ प्लस और माइनस अंडर रूट k बाय m, ओमेगा n इज इक्वल टू प्लस और माइनस k बाय m। ये जो है इसको हम ओमेगा n बोलेंगे, ओमेगा n i, और ओमेगा n इज इक्वल टू हम लिखेंगे अंडर रूट k बाय m। ये जो है ये हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है 2 पाई fn, तो क्या होगा 1 अपन 2 पाई अंडर रूट k बाय m। ओके, तो ये होगा fn। अगर wn फाइंड करना है, जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो फाइंड करना है तो अंडर रूट k बाय m। अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला होगा 1 अपन 2 पाई अंडर रूट k बाय m नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपन fn, तो ये जो फॉर्मूला है वो उलट जाएगा, अंडर रूट m बाय k होगा। ये जो टाइम पीरियड है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है वो हुआ। ओके, चलो, अब इसका सॉल्यूशन, तो जो हमारा फॉर्मूला था डी स्क्वायर प्लस k बाय m x इज इक्वल टू 0, ये जो हमारा फॉर्मूला है वो हायर ऑर्डर का फॉर्मूला है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसका सॉल्यूशन लाना है तो हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू cf प्लस pi, लेकिन ये जो है वो होमोजेनियस है, होमोजेनियस है तो इसका इक्वेशन ओनली सॉल्यूशन क्या होगा, cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, कोई pi नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन जो सॉल्यूशन है a e रेज़ टू अल्फा 1t प्लस b e रेज़ टू अल्फा 2t, a और b कांस्टेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 हमारा रूट है। ओके, इन प्लेस ऑफ अल्फा 1 हम प्लस और माइनस ओमेगा n पुट करें तो क्या होगा, a e रेज़ टू i ओमेगा nt, b e रेज़ टू माइनस i ओमेगा nt।
आप सभी को पता है अगर मुझे आई ओमेगा एन टी को लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ओमेगा एन टी प्लस आई कॉस ओमेगा एन टी। अगर माइनस है तो बीच में क्या होगा, माइनस होगा। अगर इसको हम सॉल्व करें और इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a इसमें a होगा और ये जो फॉर्मूला है इसमें मींस a दो होगा साइन में होगा कॉस में, b पर b भी साइन में और कॉस में होगा। तो हमारा इक्वेशन अगर ये जो दो फॉर्मूला है जो हमारा, अगर ये जो फॉर्मूला अगर मैं इसमें पुट करूंगे तो x का हमारा इक्वेशन होगा a प्लस बी साइन ओमेगा एन टी प्लस आई ए माइनस बी कॉस ओमेगा एन टी। अगर मैं a प्लस बी इज इक्वल टू आर कॉस फाई कंसिडर करूं और आई ए माइनस बी इज इक्वल टू आर साइन फाई कंसिडर करूं तो हमारा इक्वेशन होगा आर कॉस फाई साइन ओमेगा एन टी प्लस आर साइन फाई कॉस ओमेगा एन टी। और सोचो अगर मैं यहां से r कॉमन निकाल दूं तो हमारा इक्वेशन साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा मींस ऐसे इक्वेशन हो जाएंगे। इसमें से r कॉमन निकलेंगे तो हमारा इक्वेशन होगा साइन ओमेगा एन टी प्लस फाई। ओके चलो, इसमें जो r है वो हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नोटेट करता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड से भी देखते हैं, एम्पलीट्यूड भी आप बोल सकते हैं। ये जो साइन है मींस ये जो वाइब्रेशन होगा जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी का वेव साइन वेव होगा। ओके, ओमेगा एन मींस जो भी एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, जो भी एंगुलर वेलोसिटी है और आप उसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और t मींस टाइम और फाई है जो फेज एंगल होगा, क्या होगा, फेज एंगल। ओके, तो ये टोटली सॉल्यूशन है। इसमें r एम्पलीट्यूड डिनोट करता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो दो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट है। ओके चलो, इससे आगे मैं और बात बताता हूं, इक्विवेलेंट सिस्टम। अगर कौन सी सिस्टम इक्विवेलेंट होगी तो तीन सिस्टम में आपको बताता हूं जो एग्जांपल में आपको एग्जांपल के लिए याद रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है वो हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। मान लो कि ऐसी कोई सिस्टम है वर्टिकल, ये जो स्प्रिंग है और ये मास है, तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे लिखते हैं, तो ओमेगा एन इज इक्वल टू हम लिखते हैं अंडर रूट के बाय एन। ओके, अगर सिस्टम ऐसी हो, मान लो कि यहाँ पे कोई मास m है, फ्रिक्शन 0 है, फ्रिक्शन नहीं है, स्टिफनेस हमारी k है, तो इसका भी इक्वेशन ऐसा ही होगा, ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं हम, और इसका भी ओमेगा एन सेम होगा। अगर सिस्टम इंक्लाइन है, मान लो कि थीटा एंगल से इंक्लाइन है और मास m है, स्टिफनेस k है, तो इसका भी ओमेगा एन अंडर रूट के बाय एम होगा। तो किसी भी तरह के एग्जांपल हो, सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे अंडर रूट के बाय एम। एफ एन फाइंड करना पूछे अगर तो 1/2 पाई अंडर रूट के बाय एम। ओके चलो, इसके बाद जो सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग है वो देखेंगे हम। चलो, हमारा नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। मीन्स अगर आप स्प्रिंग को कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसका दो पार्ट्स होगा, स्प्रिंग इन सीरीज, स्प्रिंग इन सीरीज, एंड सेकंड होगा स्प्रिंग इन पैरेलल। ओके, आप सभी को पता है, मान लो कि ये स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस K1 है और दूसरी स्प्रिंग, इसकी स्प्रिंग, इसका स्टिफनेस है K2, बीच में नोड होगा। ओके, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग इन सीरीज। अगर मुझे इसका स्टिफनेस टोटली जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो K इक्विवेलेंट फाइंड करना पड़ेगा, और K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, अगर K इक्विवेलेंट फाइंड करना है तो एलसीएम लेके आप K1 K2 अपन K1 प्लस K2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, मान लो कि ये 2 है और ये 3 है, अगर सीरीज में है, स्प्रिंग सीरीज में, तो इसका इतना इक्वेशन होगा
और ओमेगा एन क्या होगा, अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाय एम, मीन्स एफ एन फाइंड करना है तो 1/2 अंडर रूट के इक्विवेलेंट बाय एम। ओके, तो ये सीरीज अगर 3 है तो 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ओके, चलो इसके बाद स्प्रिंग इन पैरेलल। अगर स्प्रिंग पैरेलल में है, मान लो कि ये स्प्रिंग है, इसका स्टिफनेस K1 है, इसका स्टिफनेस K2 है और ये मास M है, तो K इक्विवेलेंट क्या होगा, तो दोनों का सम होगा K1 प्लस K2 होगा। अगर सिस्टम ऐसे दी हो, मान लो कि ये स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K1 है, यहाँ पे मास हो फिट से, तो ये जो है वो भी पैरेलल होगा, सेम होगा K इक्विवेलेंट K1 प्लस K2, और ऐसे हम ओमेगा एन निकाल सकते हैं K इक्विवेलेंट बाय एम। ओके, एफ एन इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट K इक्विवेलेंट बाय एम, ऐसे। ओके, चलो इसके बाद कटिंग ऑफ स्प्रिंग। कटिंग ऑफ स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग का कटिंग करते हो, ओके, कटिंग ऑफ स्प्रिंग, तो इसके बाद इसकी स्टिफनेस क्या होगी वो हम देखते हैं। तो मान लो कि ये जो स्प्रिंग है, इसकी स्टिफनेस K, मान लो कि मैं इसका कटिंग करता हूं 2 पार्ट्स में, मान लो कि एक पार्ट P है और दूसरा पार्ट Q है, 2 पार्ट्स में हम कट करते हैं। तो जो न्यू पार्ट है, अगर मुझे P पार्ट की स्टिफनेस फाइंड करनी है तो क्या होगा, तो P प्लस Q बाय P इंटू K, जो ओरिजिनल स्टिफनेस है। अगर मुझे Q पार्ट का स्टिफनेस फाइंड करना है, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अगर 3 पार्ट्स में कट करना है तो न्यूमरेटर में जो भी मैंने कट किया वो सम होगा, और डिनोमिनेटर में जिसका फाइंड करना है वो, अगर ये जो 1 है और ये जो 2 है तो मींस 1 + 2 / 1 * k, इसका तो 1 + 2 / 2 * k, ऐसे के हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसके बाद आपको पता चलेगा इसके ये जो इक्वेशन है वो आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो इस जो फर्स्ट वाइब्रेशन के वीडियो है इसमें इतना रखते हैं। आगे के वीडियो में स्प्रिंग तक, मींस जो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग तक है, इसके रिलेटेड हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ओके, चलो।